एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 42 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट टाइम हमने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा था, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने पहले वाला टॉपिक अच्छी तरह याद किया होगा। बेटा जो भी काम आपको दिया जाए ना, काइंडली उसको साथ साथ करते रहा करें। ठीक है, अच्छा अब देखें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आमतौर पर। यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने बताना होगा, जैसे आमतौर पर आप कहते हैं कि उनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उनमें बॉन्ड कौन सा होता है, वो स्टेबल होते हैं या नहीं होते, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें जनरली। तो आपके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 59, मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, और यूनिक नोट्स में आपके पास पेज नंबर है 55, और वहाँ पर बाकायदा लॉन्ग क्वेश्चन बनाया गया है आपके पास। बल्कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये नोट्स में आपके पास बेटा पेज नंबर है 56, 55 नहीं है, 55 तो हमने डिस्कस कर लिया था, 56 है आपके पास यूनिक नोट्स में पेज नंबर। ठीक है, अच्छा यूनिक नोट्स में पेज नंबर 56 है, और क्वेश्चन है वहाँ पर आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वहाँ पर बताया गया है 11, और नोट्स में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, नहीं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं इसको क्या कि इसकी कौन सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ पर एक्चुअली जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, बताई गई हैं, इनको कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ डिफरेंशिएट किया गया है। किसके साथ? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, कि इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो इनऑर्गेनिक में क्या होती हैं, ये बताना यहाँ पर ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि आपको पता होना, अगर आप चेक करना चाहें किसी भी कंपाउंड को कि वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो कम से कम जब आपको डिफरेंस पता होगा तो आप उसको डिफरेंशिएट इजीली कर सकेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, मैंने लिख दिया है यूनिक नोट्स में, जबकि एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन 11 है। कहते हैं कि व्हाट आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी। तो बेटा देखें, आपने इसमें बताना है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पर दी गई हैं। टेक्स्ट बुक मेरे पास है, सबके पास पेन होना चाहिए जी। पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास ओरिजिन, पहला पॉइंट है इसका ओरिजिन। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने बताना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन क्या होता है। राइट, उसका ओरिजिन क्या है, सॉरी ओरिजिन यहाँ पर आई आएगा। ठीक है, उसका ओरिजिन क्या है, यानी ओरिजिन का मतलब यहाँ पर ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं। ओरिजिन का मतलब क्या होगा? ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं। ये ओरिजिन का वर्ड ओरिजिनेट से आया है, यानी आम तौर पर हम इसको बोल सकते हैं कि इनका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन सोर्स क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन सोर्स क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं ये। राइट, ये मतलब बताना है। तो आप उसके साथ लिख लें, ओरिजिन के साथ ब्रैकेट में लिख लें सोर्स,
आप इस तरह लिखेंगे ना, आपको याद रहेगा। यानी ये आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आमतौर पर ये क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं। ये तो हमें पता है कि इनका सोर्स अगर हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं। नेचुरली अकरिंग होते हैं, राइट। ये नेचुरली अकरिंग होते हैं हमारे पास। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पर क्या होते हैं बेटा, नेचुरली अकरिंग होते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। दे आर नेचुरली अकरिंग, ये इसका सोर्स है। और नेचुरली अकरिंग का मतलब आपको पता है, प्लांट्स, इसका मेन सोर्स क्या होगा, प्लांट्स होंगे। और क्या होंगे, एनिमल्स। नेचुरली अकरिंग प्लांट्स और एनिमल्स इसका सोर्स होंगे। ठीक है, देखिए इसको रीड करते हैं ज़रा, इसका सोर्स क्या है। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये उसका मेन सोर्स है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं शुरू में, जो ओल्ड डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसमें भी हमने पढ़ा था। लिवाइजर कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, ठीक है, और वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी थी बर्जीलियस की। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। लो जी, मिनरल्स जितने भी हैं वो इनऑर्गेनिक हैं, रॉक्स वगैरह भी सारी की सारी क्या हैं, इनऑर्गेनिक है। नेक्स्ट, नंबर 2, कंपोजिशन। कंपोजिशन बतानी है इसकी। कंपोजिशन बेटा नाम से जाहिर है, कंपोजिशन का मतलब उसकी बनावट, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं वो बताने हैं। आपको पता है इसकी कंपोजिशन देखें तो कौन सा मेन एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो मेजर एलिमेंट है, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो कौन सा होता है, दैट इज़ कार्बन। और अगर इसके डेरिवेटिव देख लें तो कार्बन के अलावा चंद एक एलिमेंट्स और भी आ जाते हैं। उनमें ऑक्सीजन है, आपको पता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, या हैलोजेंस होते हैं, आपको पता है, राइट। यानी या तो मेन एलिमेंट कार्बन होगा या उसके अलावा चंद एक एलिमेंट्स और होंगे जो कि उसके डेरिवेटिव्स में आते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ मेन एलिमेंट कार्बन है, जबकि पीरियोडिक टेबल के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे 117 एलिमेंट्स, इन चंद के अलावा, ठीक है, 118 में से एक कार्बन हो गया, बाकी बचे 117, उनमें से कुछ चंद एक ये हैं, बाकी सारे के सारे इनऑर्गेनिक। जी देखिए, कार्बन इज़ एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये MCQs भी है, अंडरलाइन कर लें इसको। दे आर मेड अप ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, अब उनकी बताना है ना ये कैसे बनते हैं, बनावट उनकी क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है। सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फ़र। ठीक है, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिखा, उसने हाइड्रोजन भी बोला है, हाइड्रोजन भी होता है, ज़ाहिर है हाइड्रोकार्बन है। उसने फास्फोरस का वर्ड नहीं बोला, लेकिन फास्फोरस भी होता है। नेक्स्ट, कोवलेंट लिंकेज, ये तो हमें सबको पता है बेटा, इनमें बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट होता है। लिंकेज कौन सा होता है, कोवलेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा लिंकेज होता है, कोवलेंट लिंकेज होता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड होता है, आप कह सकते हैं। ऑर्गेनिक जितने भी हैं सारे के सारे, सब में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होगा, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब में आयनिक बॉन्ड होता है, उनमें कोवलेंट नहीं होता। और कार्बन बनाता ही कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, याद रखिएगा जी। पॉइंट नंबर 3 है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेन कोवलेंट बॉन्ड्स दैट में बी पोलर और नॉन पोलर। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो बॉन्ड पोलर भी हो सकता है, आपने पोलर कोवलेंट भी पढ़ा था, नॉन पोलर कोवलेंट भी पढ़ा था। वाइल द इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली कॉन्टेन आयनिक बॉन्ड्स, ये MCQs भी आ सकता है आपका। ठीक है, ये साथ साथ MCQs भी हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 60 आपका टेक्स्ट बुक का। अब पेज नंबर 60 पे हम आ गए। जी, क्या है जी पेज नंबर 60 पे हमारे पास, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का वर्ड कहाँ से आया, सॉल्युबल से,
कि किन किन चीज़ों में सॉल्युबल होते हैं और किन किन चीज़ों में सॉल्युबल नहीं होते। बेटा आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं ना, मोस्टली, ये आप कह सकते हैं, मीनिंग आप ये कह लें कि तकरीबन सारे, ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली जितने भी हैं, बल्कि सारे कहा जाता है आमतौर पर, चंद एक हैं जो पोलर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर पोलैरिटी बहुत कम होती है, नॉन पोलर नेचर बहुत ज़्यादा होती है। नॉन पोलर होते हैं तो सॉल्युबल किस में होंगे? बेटा आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी थी बड़ी ही मज़ेदार, लाइक डिज़ोल्व लाइक। याद आया कुछ? लाइक डिज़ोल्व लाइक, कि पोलर पोलर में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड वाली चीज़ें मोस्टली नॉन पोलर होती हैं, तो ये सॉल्युबल भी किस में होंगी? नॉन पोलर में। यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, और पोलर पोलर में। तो कोवलेंट है ही नॉन पोलर, तो ये डिज़ोल्व भी किस में होंगे? नॉन पोलर में। बेंजीन, ईथर, ईटीसी। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग नॉन पोलर लिंकेज, क्योंकि ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं ना, कुछ पोलर भी होते हैं, मैंने बताया आपको चंद एक, आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जाहिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो डिज़ोल्व भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होंगे। ऑर्गेनिक सारे नॉन पोलर, मैंने बताया आपको, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे, लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, आपको फार्मूले भी पता है इनके। अच्छा, उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का फार्मूला भी लिख लें आप। कार्बन डाइसल्फाइड का फार्मूला होता है CS2, जैसे CO2 होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर वैसे CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये भी सॉल्वेंट है, लिक्विड होता है ये भी। ये सारे जितने भी बताए गए ना, ये सारे लिक्विड हैं। अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाई, ये सारे लिक्विड हैं। लेबॉर्ट्री में इनको सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है जी। ऑन द अदर हैंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद आयनिक बॉन्ड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, वो वाटर में सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टेंस, कि वो कंडक्टर होते हैं या नहीं होते, ये बताना है अब आपने। पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यहाँ पर कंडक्टिविटी लिखा हुआ है जी। बताना है कि इनमें इलेक्ट्रिकल यानी करंट पास हो सकता है या नहीं, ये बताना है। यानी ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एक्ट करते हैं या नहीं, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उनमें या नहीं, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से कंडक्ट कर सकता है या नहीं। बेटा आपको पता है नॉन पोलर चीज़ें हैं, नॉन पोलर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं हैं, ना ही फ्री आयंस होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ना ही इसमें फ्री आयंस होते हैं, नो फ्री आयोन्स। किसमें? ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना फ्री आयंस होते हैं, तो इनमें करंट भी पास नहीं होता। दे आर बैड कंडक्टर, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें करंट पास नहीं होता। क्यों? ना फ्री इलेक्ट्रॉन है ना फ्री आयंस है, क्योंकि इनमें बॉन्ड होता है कौन सा? कोवलेंट, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड, जबकि आयनिक में ऐसा होता है जी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बीइंग आयनिक इन नेचर, वो आयनिक होते हैं तो वो आयोनाइज भी हो जाते हैं वाटर में या किसी भी चीज़ में, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वा सोल्यूशन। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं बेटा इनके। बेटा आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता जितना आयनिक होता है। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड में अपोजिट आयन्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दे आर टाइटली बॉन्डेड, दे आर टाइटली अट्रैक्टेड। कौन? आयनिक।
आयनिक तो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, ज़्यादा। ठीक है, तो इस वजह से कोवलेंट कंपाउंड में जो है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू आयनिक, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। तो आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, जबकि आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। जी, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आर वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल का मतलब अगर उनको थोड़ी देर के लिए रख दें ना तो इवेपोरेट हो जाते हैं। वोलाटाइल लाइक पेट्रोल, स्पिरिट, परफ्यूम। ठीक है, इसको आप अगर ढक्कन खोल के थोड़ी देर के लिए रख दें तो थोड़ी देर बाद सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। वो क्या है, वोलाटाइल, जो डायरेक्ट एयर में मिक्स हो, इवेपोरेट हो जाए फ़ौरन। ठीक है, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। नेचुरल तौर पर वो वोलाटाइल होते हैं, यानी वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, वेपर्स बना के उड़ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द अदर हैंड हैव कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उसकी रीज़न भी मैंने बता दी है, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। स्टेबिलिटी नंबर 7 है हमारे पास, स्टेबिलिटी। बेटा स्टेबिलिटी की बात भी तकरीबन आपको समझ आ गई होगी। स्टेबिलिटी, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आई आएगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। स्टेबिलिटी, BILITY। जी बेटा, स्टेबिलिटी की बात अगर हम करें तो जाहिर है आयनिक कंपाउंड्स मैंने आपको बताया उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, तो वो स्टेबल भी ज़्यादा होते हैं। तो कोवलेंट में तो बॉन्ड ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो स्टेबल भी नहीं होते, ये लेस स्टेबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड, while inorganic compounds are more stable than covalent compound। क्यों? क्योंकि आयनिक में आयनिक फोर्स होती है, आयनिक बॉन्ड होता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जबकि जो कोवलेंट है, कोवलेंट कंपाउंड में वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू आयनिक। तो इसीलिए आप कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस स्टेबल। जी, सिंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बात भी सच है, दे आर लेस स्टेबल देन इनऑर्गेनिक, मैंने रीज़न भी बता दी। नेक्स्ट है जी कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी नंबर 8। कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी। जी बेटा, कंबस्टिबिलिटी क्या कहाँ से है पता है, ये वर्ड कहाँ से आया है, कंबस्टन से आया है। कंबस्टिबिलिटी का वर्ड कहाँ से आया है, कंबस्टन, कंबस्टन से आया है। कंबस्टन क्या होती है, कंबस्टन का मतलब होता है बर्निंग प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ बर्निंग। कंबस्टिबिलिटी जो है ना, ये एक एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है, अब ये मैंने वैसे आपको टर्म जो है उसकी एटमोलॉजी बताई है। कंबस्टिबिलिटी का वर्ड कंबस्टन से आया है, इन बर्निंग प्रोसेस। कंबस्टिबिलिटी एक्चुअली एक एबिलिटी है। किस चीज़ की एबिलिटी है, एबिलिटी टू कैच फायर, आग पकड़ना, आग पकड़ने का अमल, जिसको जल्दी से आग लग जाती हो, जो चीज़ जल सकती हो, ठीक है ना, यानी कि कंबस्टन, बर्निंग प्रोसेस, ठीक है ना, यानी कि टू कैच फायर, फायर कैच करना, जल्दी से आग पकड़ लेना, भड़क उठना, आग का भड़कना फ़ौरन से। तो कंबस्टिबिलिटी यही होता है। जिस तरह कि आपको पता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाइक पेट्रोल है, पेट्रोल, डीजल ऑयल हो गया आपके पास, हाई ऑक्टेन फ्यूल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, आपको पता है ये सारे के सारे ऑयल जो हैं ये फ्यूल के तौर पे हम यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोकार्बन हैं। हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं ना, सारे के सारे जो है ना वो कंबस्टिबल होते हैं, यानी
जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, इनको आग लग सकती है। जिन जिन चीज़ों को आग लग सकती है ना, उनको बोलते हैं कंबस्टिबल। ये तो मैंने आपको टर्म बताई है। तो कंबस्टिबिलिटी क्या है? एक्चुअली ये एक एबिलिटी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये एबिलिटी है। क्या करते हैं ये? टू कैच फायर, आग पकड़ लेते हैं। ये फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है ना, हाई फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। इनको जल्दी से आग पकड़ लेती है और ख़तरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली कंबस्टिबल, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे नहीं होते जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल। इवन हाई कार्बन ना भी हों, आप मीथेन सुई गैस की एग्जांपल ले लें, CH4, कितने कार्बन है? एक कार्बन होता है, एक मॉलिक्यूल। इसको भी आपको पता है कितना जल्दी से आग लग जाती है। अभी आप मैच स्टिक आपकी दूर होती है, ज़ोर से ऐसे भड़क उठती है, डर जाते हैं आप, ठीक है। तो क्या होता है नेक्स्ट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल। कंबस्टिबल का मतलब हुई इनको आग लग सकती है या आग पकड़ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन कंबस्टिबल, उनको आग नहीं लगती, उनमें कंबस्टन का प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है जी। 9 नंबर पे है जी आइसोमरिज्म। ये हमने पहले भी, कल भी हमने पढ़ा था ना आइसोमरिज्म, लेकिन वहाँ तो उसको हमने डिफाइन किया था, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में बताना है आपने। आइसोमरिज्म कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनमें क्या होता है? आइसोमरिज्म होता है, आपने कल भी पढ़ा था आइसोमरिज्म, कि इनमें आइसोमरिज्म होता है, जबकि इनऑर्गेनिक में आइसोमरिज्म नहीं होता। हाइड्रोकार्बन में तो होता है, और आम तौर पर तो अगर चेक करना हो ना कि कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो वो कहते हैं इसको चेक करो कि क्या ये आइसोमरिज्म शो करते हैं या नहीं। अगर आइसोमरिज्म शो कर जाएं तो हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, अगर वो आइसोमरिज्म शो नहीं करते तो हम कह देते हैं कि ये क्या है? इनऑर्गेनिक है जी। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मार्क करें जरा इसको। क्या देखें, अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज देयर टेंडेंसी टू एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ आइसोमरिज्म। ये अंडरलाइन कर लें MCQs के लिए, क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पूछ सकते हैं आपसे कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है जिसकी वजह से आप बता सकें कि कंपाउंड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। दैट इज़ आइसोमरिज्म। कौन सी है? आइसोमरिज्म। तो यहाँ पर उसने बताया भी है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQs भी जी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म होता है, जबकि आइसोमरिज्म इज़ रेयर इन इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में तो ना होने के बराबर होता है। लास्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन नंबर 10, लास्ट पॉइंट आज का। रेट ऑफ रिएक्शन, लो जी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी। वैसे हमने पढ़ा था कि अगर रिएक्शन कराएं किसी चीज़ के साथ तो वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा या देर से होगा, उसकी स्पीड क्या होगी। तो आम तौर पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना बेटा, इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। क्यों? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है, ना फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना फ्री आयंस होते हैं। जिन चीज़ों में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हों या आयंस फ्री हों वो रिएक्शन जल्दी से होता है, ठीक है, या रेडिकल्स हों। लेकिन इसमें ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं जल्दी से, ना फ्री आयंस बनते हैं जल्दी से, ना होते हैं, और ना ही फ्री रेडिकल जल्दी से बनते हैं, बड़ी मुश्किल से बनते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्लो। और ये रिएक्शन इतना जल्दी से होते भी नहीं है। क्यों? मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, और मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल। स्टेबल चीज़ तो रिएक्शन ही नहीं करती। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस फॉर्म में होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्योंकि आयनिक फॉर्म में नहीं होते। ये कंपाउंड है ना, तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे। जब मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं वैसे भी, और इनको बात ऐसा होता है कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना भी है तो उसके लिए हमें फिर मेहनत चाहिए, उसके लिए कंडीशंस चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर,
ठीक है, कैटलिस्ट ETC बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती हैं जिनके अंदर रहकर ये रिएक्शन करते हैं जी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट लिंकेज, वो तो हमें पता है ऑर्गेनिक में होता है कोवलेंट लिंकेज है। द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं तो मॉलिक्यूलर टाइप रिएक्शन होगा। दे आर ऑफन स्लो होता है रिएक्शन एंड रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशंस। कौन कौन सी? सच एज टेम्परेचर, इसको अंडरलाइन कर लें, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, ये MCQs बन सकता है, ठीक है। तो ये बेटा वो पॉइंट थे हमारे जो कि हमने मतलब डिस्कस करने थे या डिस्कस हमने किए हैं कि मेन पॉइंट्स इसके क्या हैं। ये हमारे पास हो गया, यहाँ तक आज हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। और इसके साथ ना ये आप लोग आएँ ज़रा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 53 पे, टेक्स्ट बुक 50 पेज नंबर 53, वहाँ पर ना इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, तो वो ज़रा हम देखते हैं उसको। MCQs आ सकता है वो पेज नंबर 53 टेक्स्ट बुक पे। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर लिख लें आप इम्पोर्टेंट MCQs। ये MCQs आ जाता है अक्सर, MCQs है क्या जी? नेफ्थलीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, उसको दोबारा बता देता हूँ। इसको बनाने का आसान तरीका है, वो आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ज़रा इसको देख लीजिएगा। ये ऐसे बना देना है इसको, फिर यहाँ से ये ऐसे, ये बनाने के बाद आपने सेम यहाँ से ठीक है, ये बना लिया आपने, ये यहाँ ठीक है, ऐसे बना लिया। अब इनको मिला दें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये आपके पास 2 बेंजीन रिंग इकट्ठे बन जाएंगे। अब आपने उसी हिसाब से जैसे पहले बनाया था ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड, जहाँ पर दोनों आपस में ये बेंजीन रिंग मिल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ डबल बॉन्ड, इसके हिसाब से बाकी लगा दें, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये सेम इसके डबल के बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये नेफ्थलीन है बेटा, ठीक है। ये आप हमने पहले भी बनाया था ना, इसका स्ट्रक्चर आपको याद होगा। ये नेफ्थलीन हमारे पास आ गया जी। इसके बारे में कुछ बताया गया है कि ये क्या है, देखें पेज नंबर 53 पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। नेफ्थलीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जाहिर है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट सब्लाइम्स एट रूम टेम्परेचर। बेटा ये इसकी सब्लिमेशन हो जाती है, यानी कि ये सब्लाइम है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है कि अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट किसमें गैसियस फॉर्म में या गैस में कन्वर्ट हो जाए या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्ट लिक्विड में चेंज ना हो, गैसियस फॉर्म में सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए डायरेक्ट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, यानी सब्लाइम हो जाना। तो नेफ्थलीन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको रख दें रूम टेम्परेचर पे या वैसे इसको हीट करें तो ये सारे का सारा सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। इट सब्लाइम्स एट रूम टेम्परेचर गिविंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। इसकी स्मेल भी बहुत इरिटेटिंग स्मेल होती है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड, अब इसका यूज़ बताया जा रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQs तो है ही, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नेफ्थलीन, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मोथ बॉल्स टू कीप इंसेक्ट्स अवे फ्राम क्लॉथ्स। लो जी, वो कहता है इससे हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को भगाने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको रख देते हैं कमरे में किसी कोने में रख दें, इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर इंसेक्ट्स वगैरह भाग जाते हैं या मर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, इसकी इतनी इरिटेटिंग स्मेल होती है। ये जो चूहे मार गोलियाँ होती हैं ना, मैंने आपको बताया था, उनमें भी ये जो उसकी छोटी छोटी बॉल्स होती हैं उनमें भी नेफ्थलीन होता है। क्लियर? तो ये बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs था, ये हमने आज डिस्कस किया। तो बेटा ये शॉर्ट सा टॉपिक था आज का हमारा, आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।